चंदन अपनी दादी ललिता के साथ रहा करता था। दरअसल चंदन के माता पिता का देहांत तभी हो गया था जब वो छोटा था, और तभी से चंदन की दादी ने दाल के पकोड़े बेचकर चंदन को पाल पोस कर बड़ा किया था। और इस तरह अब चंदन अपनी दादी के हाथ के दाल पकौड़े गली गली जाकर दाल के पकोड़े बेचा करता। ऐसे ही एक दिन दाल के पकोड़े ले लो, गर्मा गर्म हरी चटनी के साथ पकोड़े खाओ। एक बार खाओगे बार बार आओगे। दादी के मशहूर दाल के पकोड़े, खाओ पकोड़े। अरे भैया, आज पकोड़े लेकर आने में आपने जरा देर कर दी। आपको तो पता ही है मैं कितनी देर से आपके घर के बाहर बैठा हुआ हूँ। माफ करना भैया, क्या है ना, आज दादी दाल के पकोड़े बनाने में जरा लेट हो गई, इसीलिए मुझे आने में भी थोड़ा सा लेट हो गया। पर मेरे पकोड़े गर्मा गर्म है। चंदन भैया, अच्छे से जानता हूँ कि आपके दाल के पकौड़े हमेशा गर्मा गर्म ही रहते हैं, इसीलिए तो मैं इंतजार करता रहता हूँ। और देखो, अब तो मैं आपका पुराना ग्राहक भी बन चुका हूँ। इस तरह अब चंदन ग्राहक की बात सुनकर मुस्कुराता है और थोड़ी देर बाद वो उस ग्राहक को पकौड़े दे देता है। देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है और इस तरह चंदन की कमाई भी अच्छी होती है। चंदन अपने भगोने को देख मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, चलो अच्छा है, आज भी दाल के सारे पकोड़े बिक गए। अब जल्दी से घर जाता हूँ और दादी को ये गुड न्यूज सुनाता हूँ कि आज भी उनके हाथ के सारे पकोड़े बिक गए। इस तरह चंदन अपनी साइकिल पर सवार होकर तुरंत अपने घर जाता है और पैसे गिनकर वो अपनी दादी के हाथ में थमा देता है। देखो दादी, आज भी सारे पकोड़े बिक गए और तो मेरी अच्छी कमाई भी हुई है। चंदन की बात का दादी कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से उठकर किचन में चली जाती है। अपनी दादी को इस तरह उदास देख चंदन भी किचन में जाता है और क्या हो गया दादी, आपने इस तरह से मुंह क्यों फुला रखा है? आप मुझसे नाराज हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप मुझे बताइए कि मुझसे आप नाराज क्यों हैं? अरे, अब नाराज ना हूँ तो और क्या करूँ। अब हड्डियाँ कमजोर हो गई है, सही से दिखता नहीं है और इस उम्र में भी तू मुझसे पकोड़े बनवाता है। अगर ऐसी बात है दादी तो कोई बात नहीं, मैं एक नौकरानी रख दूंगा जो आपकी मदद कर सके। घर में नौकरानी रखेगा, लेकिन ये नहीं कि उस नौकरानी की जगह घर में एक बहू ले आए। अरे, घर में एक बहू आएगी तो वो मेरी मदद भी करवाएगी और तेरा ख्याल भी रखेगी। साथ ही साथ मैं अपने परपोते या पोतियों के साथ खेल भी सकूंगी। अच्छा, तो इसलिए आपने मुंह फुला रखा है। दादी माँ, अगर ऐसा है तो आप जैसा कहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी अब मैं अच्छा कमा रहा हूँ तो मुझे घर बसाने में कोई दिक्कत नहीं है। चंदन की बात सुन ललिता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और इस तरह अब चंदन और दादी एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ चंदन की शादी एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसका नाम पूजा था उससे हो जाती है। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका काम भी था। पूजा सुंदर के साथ साथ संस्कारी भी थी। शादी के बाद पूजा अपने ससुराल की जिम्मेदारी बखूबी संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन चंदन अपने घर के बाहर साइकिल की घंटी बजाते हुए आवाज देता है, पूजा, ओ पूजा, अरे पकोड़े बन गए तो जल्दी से ला दो, जाने में देरी हो रही है। ग्राहक खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चंदन की आवाज सुन पूजा तुरंत अपने हाथ में दाल के पकोड़े का भगोना लिए चंदन के पास आती है और चंदन जी, आज ये दाल के पकोड़े मैंने बनाए हैं। वो क्या है ना, मैंने सोचा कि क्यों ना दादी को आराम दे दिया जाए। अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, आखिर ग्राहकों की जुबान पर तो तुम्हारा टेस्ट भी तो बैठना चाहिए ना। अच्छा पूजा, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर चंदन वहाँ से चला जाता है और एक बार फिर दाल के पकोड़े बेचने लगता है। दाल के पकोड़े ले लो, पकोड़े गरम गरम हरी चटनी के साथ। पकोड़े खाओ एक बार, खाओगे बार बार। आओ, दादी के मशहूर दाल के पकोड़े, खाओ पकोड़े। घर के अंदर जब चंदन की आवाज जाती है तो लोग अपने घर से बाहर निकलकर चंदन के पास भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं और इस तरह चंदन के दाल के पकोड़े बिक जाते हैं। लेकिन चंदन भैया, आज दाल के पकोड़े में वो मजा नहीं आया जो मजा पहले आ रहा था। पता नहीं क्यों आज कुछ स्वादिष्ट ही नहीं लग रहा। हाँ भैया, बहन बिल्कुल सही कह रही है। दाल के पकौड़े अच्छे तो हैं, लेकिन वो स्वाद नहीं जो हर बार मिलता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, आप आज मैनेज कर लीजिए, कल से मैं वही टेस्ट लेकर आऊंगा। चंदन की बात सुन ग्राहक अब पकोड़े खाकर चंदन को पैसे देकर अपने अपने घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन आज चंदन के दाल के पकोड़े उतने खास नहीं बिके थे
और ये देख चंदन उदास होकर अपने घर जाता है। क्या हुआ चंदन जी, आज आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं पूजा, बस यूं ही। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुमने जो दाल के पकौड़े बनाए थे वो ग्राहकों को पसंद नहीं आए, इसीलिए आज दाल के पकौड़े बिके ही नहीं। कुछ तो हुआ है, तभी तेरा मुंह लटका हुआ है। बता क्या बात है, क्यों इस तरह मुंह लटकाए बैठा है? दादी वो क्या है ना, आज दाल के पकौड़े उतने खास नहीं बिके जिस तरह पहले बिकते थे। तो क्या हो गया बेटा, अगर पकोड़े पहले की तरह नहीं बिके तो? अरे ये खुद का काम है और खुद के काम में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। जीना इसी का नाम है बेटा। नहीं दादी, ग्राहकों को दाल के पकौड़े पसंद ही नहीं आए। उन्होंने कहा कि वो स्वाद नहीं था जो पहले है। अच्छा, तो ग्राहकों को मेरे हाथ के दाल के पकोड़े पसंद नहीं आ रहे? नहीं पूजा, ऐसी बात नहीं है। तुम बहुत अच्छे पकौड़े बनाती हो, लेकिन शायद ग्राहकों को दादी के हाथ के दाल के पकौड़े ही पसंद है, इसीलिए शायद। चंदन और पूजा को उदास देख ललिता मुस्कुराती है और अपनी बहू से कहती है, अरे क्यों परेशान हो रहे हो तुम दोनों? बहू तू चिंता मत कर, तुझे मैं बताऊंगी कि दाल के पकोड़े किस तरह बनाए जाते हैं। मैं तुझे अपनी रेसिपी सिखाऊंगी। दादी की बात सुन पूजा खुश हो जाती है और अगले दिन जैसे जैसे दादी बताती वैसे वैसे पूजा करती जाती। और जब चंदन एक बार फिर दाल के पकोड़े बेचने के लिए गलियों में निकलता है तो इस बार भी उसके उतने खास पकोड़े नहीं बिकते, जिसे देख चंदन बहुत उदास हो जाता है और उदास होकर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। पता नहीं ये क्या हो रहा है, भगवान जाने कैसी मेरी परीक्षा ले रहा है, या मेरे दिन ही खराब चल रहे हैं। पेड़ की छांव में बैठा चंदन उदासी भरे स्वर में खुद से सवाल कर रहा होता है कि तभी वहां दो गुंडे आ जाते हैं और चंदन को अकेले सुनसान सड़क पर पेड़ की छांव में बैठा देख उसको धमकाते हैं। क्या रे चौगरे, इस सुनसान सड़क पर इस तरह बैठा है, तुझे हम लोगों से डर नहीं लग रहा? हाँ, लोग दिन दहाड़े भी इस सड़क पर नहीं आते हैं। और अगर कोई इस सड़क पर आने की सोचता भी है तो उल्टे पांव वापस चला जाता है, क्योंकि उनके मन में खौफ बैठा हुआ है। लेकिन तू है कि यहाँ पर आराम से अपने पकौड़े लिए बैठा है। तुझे नहीं पता कि ये हमारा अड्डा है। भैया, यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिखा, और रही बात बैठने की तो धूप ज्यादा हो रही थी और मैं थक चुका था, इसलिए थोड़ी देर पेड़ की छांव में बैठा हुआ हूँ। देख रहा है भैया किस तरह से जुबान चला रहा है, शायद इसे पता नहीं कि हम हैं कौन। इतना बोलकर वो दोनों गुंडे अपनी पॉकेट से रिवॉल्वर निकालते हैं और उसके माथे पर रख देते हैं। शायद अब तुझे पता चल चुका होगा कि हम लोग कौन हैं। खैर, हमें मतलब नहीं, तेरे पास जितना पैसा है वो सब कुछ, सब का सब हमें दे दे। अब यहाँ आया है तो इसका भुगतान तो तुझे करना ही पड़ेगा। मैं आपका क्या भुगतान करूं भैया, मेरे पास तो खुद कुछ भी नहीं है। मैं गरीब दाल पकौड़े बेचने वाला हूँ, भला मेरे पास क्या होगा। चंदन की बात सुनकर उन दोनों को गुस्सा आ जाता है और वो लोग उसके साथ हाथापाई कर उसके पास जितने भी पैसे थे वो छीन लेते हैं। कुछ देर बाद वहां से दो लड़के गुजर रहे होते हैं तो वो चंदन को ऐसी हालत में देख उसे उसके घर छोड़ देते हैं। चंदन की इतनी बुरी हालत देख ललिता और पूजा उसको अस्पताल ले जाते हैं। कुछ देर बाद चंदन की आंख खुलती है तो वो खुद को अस्पताल में देखता है। पूजा, दादी। कुछ नहीं हुआ बेटा, सब ठीक है, बस तुझे थोड़ी चोट आई है। जब तक तू ठीक नहीं हो जाता तब तक तू यूं ही आराम कर। दादी की बात सुन चंदन की आंखें भर आती है, पर वो उस समय कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि गुंडों ने उसे इतना मारा था कि उसकी दोनों टांगे टूट गई थी। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ चंदन अपने घर आ जाता है और साथ ही अब उसके घर की कंडीशन बद से बदतर होने लगी थी। घर की ऐसी हालत देख चंदन अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी दादी और पत्नी से कहता है, ऐसे दिन देखने से तो अच्छा था कि भगवान मुझे अपने पास ही बुला ले। ये कैसी बात कर रहा है तू चंदन? अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा और पूजा का क्या होगा? पर दादी, मैं ऐसी हालत में रहकर आप लोगों को इतना परेशान नहीं देख सकता। दादी और चंदन आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां चंदन का एक पुराना ग्राहक आता है और चंदन के पैरों में पट्टी देख उससे कहता है, अच्छा, तो आपकी ये हालत हो गई है, तभी हम कहें कि इतने दिनों से आप दाल के पकौड़े बेचने क्यों नहीं आ रहे हैं। चंदन भैया, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। दादी के हाथ के पकौड़े पहले भी बराबर बिकते थे और अब भी वैसे ही बिकेंगे। लेकिन वो कैसे बेटा? तू तो मेरे बेटे की हालत देख ही रहा है।
अरे दादी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? मैं हूं ना। हर बार चंदन भैया गली गली जाकर आपके हाथ के दाल के पकौड़े बेचा करते थे, लेकिन अब ग्राहक खुद भैया के पास आएंगे दाल के पकौड़े खाने के लिए, वो भी आपके हाथ के बने हुए। अरे भाई, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? भैया मुझे मदद करने से रोको मत। आप भूल गए होंगे, लेकिन मुझे याद है जब आपने मेरी मदद की थी, मैं भूखा रोड पर भटक रहा था, तब आपने मेरा पेट भरा था दादी के हाथ के पकौड़े खिलाकर, और आपकी वजह से मुझे अच्छी नौकरी भी मिली। अब जब आप मेरे बुरे समय में मेरा इतना साथ दे सकते हैं, तो क्या मेरा हक नहीं है कि मैं बुरे समय में आपका साथ दूं? ग्राहक की बात सुनकर अब चंदन और दादी की आंखें नम हो जाती है, जिन्हें देख ग्राहक दादी से कहता है, दादी आप बस पकोड़े बनाइए, ग्राहक की चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपके हाथ के पकोड़े पूरे गांव में फेमस है। जब वो लोग आपके घर के बाहर दादी के हाथ के पकोड़े का बोर्ड देखेंगे ना, तो खुद ब खुद चलकर आपके पास आएंगे। इस तरह अब वो ग्राहक एक बड़ा सा बोर्ड बनवाता है और चंदन के घर के छत पर लगा देता है। साथ ही वो वहाँ पर एक छोटा सा स्पीकर रख देता है, जिसमें चंदन की आवाज बार बार गूंज रही थी। दाल के पकौड़े ले लो, पकौड़े गरम गरम, हरी चटनी के साथ खाओ पकौड़े, एक बार खाओगे बार बार आओगे, दादी के मशहूर दाल के पकौड़े, खाओ पकौड़े। उस आवाज को सुन अब ज्यादातर ग्राहक चंदन के घर आते और दादी के दाल के पकोड़े खाकर जाते। देखते ही देखते चंदन का घर भी उसकी दुकान बन गई थी और उसकी दुकान दादी के दाल के पकोड़े के नाम से फेमस हो गई थी। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब चंदन और उसके घर वालों के घर के हालात एक बार फिर से ठीक हो जाते हैं। सीमा एक छोटे से गांव में अपने पति मोहन और अपनी बेटी काजल के साथ रहा करती थी। सीमा एक गरीब परिवार से थी। वो लोग जैसे तैसे गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे थे। सावन के महीने की शुरुआत होने वाली थी और सावन के मौके पर हर सुहागन औरत अपने हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहना करती हैं। ऐसे ही एक दिन सीमा की पड़ोस की दो औरतें, जिनका नाम कुसुम और सविता था, वो दोनों सीमा के घर आती हैं और सीमा से कहती हैं, सीमा, ओ सीमा, क्या कर रही है तू? अरे चल ना मार्केट, चूड़ी पहन कर आते हैं। अरे बहन, कल चलते हैं ना, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे सीमा, तू रोज रोज पैसे ना होने के बहाने बनाने लगती है। अरे आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? मेरी बहन, जा अपने पति से बोल कि वो तुझे थोड़े पैसे दे दे। अरे कुसुम बहन, मेरे पति के पास भी पैसे नहीं हैं। अगर उनके पास होते तो वो कब का मुझे दे दिए होते। अरे सीमा, तू भी ना बड़ी भोली है। तुझे पता है, पति लोग कभी भी अपनी बीवियों को सीधे मुंह पैसे नहीं देते। जबरदस्ती हम बीवियों को अपने पति की जेब खाली करानी पड़ती है। अरे आपकी बात ठीक है, पर मेरे पति ऐसे नहीं हैं। उनके पास अगर 10 रुपए भी हो ना, तो वो भी मुझे लाकर देते हैं। अरे सीमा, हम दोनों यहाँ पर तेरी कहानी थोड़ा सुनने आए हैं। तुझे पता तो है ना कि गांव से बहुत दूर है, और तूने ही कहा था ना हम दोनों को कि जब भी मार्केट जाए तो तुझे बता दे, क्योंकि साथ में सामान लेते हैं तो थोड़ा सस्ता पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास थोड़ा बहुत सामान ले लूंगी। अच्छा चल ठीक है, जैसी तेरी इच्छा, क्योंकि कल से सावन लग जाएगा और आज के दिन हर सुहागन औरतों को हरी हरी चूड़ियां पहनना बहुत जरूरी होता है। सीमा उनके साथ हरी चूड़ियां पहनने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी देर में सीमा उनके साथ मार्केट जाती है, जहां तीनों औरतें साथ में मिलकर हरी हरी चूड़ियां पहन रही होती हैं। ओ चूड़ी वाली दीदी, मुझे भर भर के चूड़ियां पहनाना, ताकि पूरे घर में मेरी चूड़ियों की खन खन की आवाज आती रहे। हाँ चूड़ी वाली दीदी, मुझे भर भर के चूड़ी पहनाना, और तुम्हारी दुकान में जो भी सबसे ज्यादा महंगी हरी चूड़ी हो वही पहनाना। सविता और कुसुम की बातें सुनने के बाद चूड़ी वाली सीमा से कहती है, अरे दीदी, तुम क्यों चुप बैठी हो? तुम बताओ, तुम्हें कितनी पहननी है? तुम्हें भी इनकी तरह भर भर के पहना दूं क्या? अरे नहीं नहीं, आप मुझे आधी दर्जन चूड़ियां पहना देना। वैसे भी मैं हरी चूड़ियां सिर्फ और सिर्फ सावन के मौके पर ही पहनती हूँ। क्या सीमा, तू चूड़ियां पहनने में भी कंजूसी कर रही है? अरे कहाँ जाएगी इतना पैसा बचाकर? अरे कुसुम,
ये पैसे नहीं बचाती है, बल्कि बेचारी के पास इतने ही पैसे होते हैं कि वो खुद के लिए कुछ ले पाए। चूड़ियां पहनने के बाद वो तीनों मार्केट में गोलगप्पे खाने के लिए एक ठेले के पास रुकती हैं। सीमा बार बार अपना बटुआ खोलकर देख रही थी। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे और वो अपनी पड़ोसन को इस बारे में कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। सीमा सिर्फ एक प्लेट गोलगप्पे खाती है और वो बाकी की दो औरतें दो दो प्लेट गोलगप्पे खाने लगती हैं। ऐसे ही थोड़ी देर बाद कुसुम की नज़र एक शोरूम पर जाती है जहां वो बहुत सारी सुंदर सुंदर साड़ियां मिल रही थी। अरे सविता, सीमा, वो देखो, उस शोरूम में कितनी सुंदर सुंदर साड़ियां मिल रही है। अरे जल्दी चलो चलो चलो, वहां से 2-3 साड़ियां खरीद लेते हैं। शोरूम देखकर सीमा का पैर अपने आप पीछे हो जाता है, क्योंकि सीमा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो शोरूम से अपने लिए कोई साड़ी खरीद पाए। इसीलिए सीमा शोरूम के अंदर जाने से मना कर देती है, जिसके बाद कुसुम और सविता दोनों सीमा से कहती हैं, अरे सीमा, आखिर कब तक गरीबों का रोना रोती रहेगी? अरे कभी तो ऊपर उठने की कोशिश किया कर। अच्छा चल, तुझे साड़ी नहीं लेनी तो मत ले, पर हमारे साथ तो चल सकती है ना? अच्छा ठीक है, वैसे भी मुझे कुछ लेना नहीं है, पर मैं तुम्हारे साथ चल लेती हूँ। हाँ, ये तूने बिल्कुल ठीक कहा है, तू हमारे साथ तो चल सकती है। अरे साथ चलने में कोई पैसे नहीं देने तुझे। कुसुम और सविता दोनों जबरदस्ती सीमा को उस शोरूम के अंदर ले जाती हैं और वो तीनों एक साथ बैठकर साड़ियां देखने लगती हैं। भैया, आपकी दुकान की जो सबसे ज्यादा सुंदर साड़ी हो, आप मुझे वो दिखाओ। वैसे भी रक्षाबंधन आ रहा है, तो हाथ ही हाथ रक्षाबंधन की भी शॉपिंग कर लेती हूँ। हाँ भैया, दिखाओ, कुछ बढ़िया सा दिखाओ। तभी दुकानदार एक पीले रंग की साड़ी दिखाता है। वो साड़ी दिखने में काफी सुंदर थी और ये साड़ी सीमा को बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है। इसलिए सीमा खुद को रोक नहीं पाती और वो तुरंत उसे साड़ी का दाम पूछती है। भैया, इस पीली वाली साड़ी का क्या दाम है? यह साड़ी दिखने में बहुत सुंदर है। अरे दीदी, ये साड़ी बहुत महंगी है, ये आपको 5,000 की पड़ेगी, वो भी डिस्काउंट में। क्या भैया, आप भी ना, कम से कम ग्राहक की शक्ल देखकर तो साड़ी का दाम बताओ। अरे आपको लगता है कि ये दीदी 5,000 की साड़ी खरीद पाएगी? अरे कभी नहीं। अरे नहीं तो क्या भैया, बेचारी के पास 2 प्लेट गोलगप्पे खाने के पैसे नहीं थे और ये इतनी महंगी साड़ी का दाम पूछ रही है। क्या सीमा, तू भी कम से कम अपनी औकात देखकर तो चीजों के बारे में पूछा कर। तभी कुसुम और सविता दोनों सीमा का मजाक बनाने लगते हैं। बेचारी सीमा उन दोनों को पलटकर कोई जवाब नहीं देती। ऐसे ही थोड़ी देर में सीमा दुकानदार से कहती है, भैया, आपकी दुकान में कोई सस्ती सी साड़ी होगी क्या, जो 250 से 300 में हो? हाँ दीदी, रुको, मैं आपको 300 की रेंज में साड़ियाँ दिखाता हूँ। वो दुकानदार सीमा को सस्ती सस्ती साड़ियां दिखाने लगता है। तभी उनमें से एक साड़ी सीमा को बहुत पसंद आती है, जो कि काफी पुरानी थी। सीमा उस साड़ी को 300 में खरीद लेती है। तो वहीं सविता और कुसुम दोनों अपने लिए बहुत महंगी महंगी साड़ी खरीदकर वहां से अपने घर की ओर जाने लगती हैं। तभी रास्ते में सीमा को एक बुढ़िया मिलती है, जिसने काफी फटी हुई साड़ी पहनी हुई थी और कहती है, बेटा, मुझे पहनने के लिए कुछ कपड़े दे दो। मुझे अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़ों की जरूरत है बेटा। अरे सीमा, तू चुपचाप घर चल। ऐसे भिखारी ना जाने कहाँ कहाँ मिल जाते हैं, इनके चक्कर में अगर फंसोगे तो फंसते ही रह जाओगे। अरे नहीं कुसुम बहन, देखो ना, यह बेचारी कितनी लाचार है और गरीब है। इसके शरीर पर जो साड़ी है वो पूरी तरह फट चुकी है। मुझे लगता है कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए। अरे मदद करने का भूत तेरे ऊपर ही सवार होगा। फिलहाल हमें तो कोई मदद नहीं करनी इस बुढ़िया की। अगर तुझे मदद करनी है तो तू एक काम कर, तूने ये जो नई साड़ी खरीदी है ना, यही साड़ी तू इस बुढ़िया को दे दे। और नहीं तो क्या सविता, बिल्कुल ठीक कह रही है। इतना ही दानी बनने का शौक है तो ये नई वाली साड़ी दे देना। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपनी ये नई साड़ी इनको ही दे देती हूँ। अम्मा, आप ये नई साड़ी ले लो। अरे मुझसे ज्यादा इस साड़ी की जरूरत आपको है। सीमा अपनी नई साड़ी उस बुढ़िया को दे देती है। नई साड़ी लेते ही वो बुढ़िया एक जादूगरनी का रूप ले लेती है और वो सीमा से कहती है,
अरे सीमा, तुम तो बहुत अच्छी हो। आज मैं पहली बार किसी इंसान से इतनी प्रसन्न हुई हूँ। वो तो बस मैं यहाँ से जा रही थी, मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना तुम तीनों की एक परीक्षा लूं। और इस परीक्षा में सीमा सफल हुई है, क्योंकि दूसरों की मदद करने वाला बहुत दयावान और बहुत बड़ा होता है। पर आप कौन? मैंने आज तक आपको कभी नहीं देखा। मैं एक जादूगरनी हूँ और मेरे पास बहुत सारी अद्भुत शक्तियाँ हैं, और आज तुम्हारी वजह से मैं बहुत खुश हुई हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भेंट देना चाहती हूँ। जादूगरनी के मुंह से ये बातें सुनकर कुसुम और सविता के मन में भी लालच आ जाता है और वो दोनों जादूगरनी से कहती हैं, जादूगरनी, हम भी तो सीमा की सहेली है ना? अरे कहीं ना कहीं हमारे मन में भी लोगों के प्रति बहुत दया भाव है। हम भी हर गरीब दुखियों की मदद करना चाहते हैं, इसलिए तुम सीमा के साथ साथ हमें भी कुछ भेंट दे दो। नहीं नहीं, मैं तुम जैसे लालची और स्वार्थी लोगों को अच्छे से जानती हूँ, इसलिए तुम्हें अपने बारे में सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। इतना बोलकर जादूगरनी सीमा को एक सोने और चांदी से बनी हुई साड़ी देती है और कहती है, सीमा, ये एक जादुई सोने चांदी की साड़ी है। इस जादुई साड़ी की मदद से तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती हो। और हाँ, अब से तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यह जादुई साड़ी हमेशा तुम्हारी मदद करेगी। इस जादुई साड़ी में सोना और चांदी मिला हुआ है। तुम्हें जब भी सोने या फिर चांदी की आवश्यकता हो तो तुम इस जादुई साड़ी की मदद से खुद के लिए मांग सकती हो। वैसे जादूगरनी, इस जादुई साड़ी का इस्तेमाल हम भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अगर इस जादुई साड़ी का इस्तेमाल तुम जैसे स्वार्थी और लालची लोग करेंगे तो वो लोग तुरंत उसी वक्त भस्म हो जाएंगे। इसलिए अपनी खैरियत चाहते हो तो इस जादुई साड़ी से हमेशा दूर रहना। इतना बोलकर जादूगरनी वहां से चली जाती है। सीमा खुशी खुशी वो जादुई सोने और चांदी की साड़ी लेकर अपने घर आ जाती है और घर आने के बाद सीमा सबसे पहले जादुई साड़ी की मदद से अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने की कोशिश करती है। देखते ही देखते सीमा की स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा ठीक हो जाती है, लेकिन फिर भी सीमा ने मेहनत करनी नहीं छोड़ी। वो जादुई साड़ी की मदद से अपने लिए एक छोटी सी साड़ी की दुकान खुलवाती है और उस दुकान में बैठकर साड़ी बेचती है। और इस तरह से सीमा जादुई साड़ी होने के बावजूद साधारण जीवन जीते हुए अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ती है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कांता स्टेज पर चढ़ती है। शिवम भागकर आता है और अपनी माँ का हाथ पकड़कर स्टेज पर ले जाता है। तालियों की गड़गड़ाहट और तेज हो जाती है। आज कांता के लिए बड़ी खुशी और गर्व का दिन था। आज शिवम ने अपने कॉलेज का ग्रेजुएशन पूरा किया था। घर आने पर, शिवम बेटा, मेरा नाम लेने की क्या जरूरत थी? तुझे पता तो है, इतनी पब्लिक को देखकर मेरा दिल घबराने लगता है। मैंने आपको स्टेज पर इसलिए बुलाया क्योंकि मैं सबको दिखाना चाहता था कि आज जो कुछ भी मैं कर पाया वो आपकी बदौलत था। अब परसों से मैं जॉब पर चला जाऊंगा और माँ, तेरी कसम, इसके बाद तू कभी भी तकलीफ भरा जीवन नहीं देखेगी। मैं जानती हूँ बेटा, तू मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं देगा। हाँ माँ, उस दिन के बाद से मैंने औरों के बारे में सोचना छोड़ दिया है। आज शिवम खुद अपने हाथों से अपनी माँ के लिए खाना बनाता है। खाना खाने के बाद शिवम सो जाता है और कांता कुर्सी पर बैठकर अपने अतीत को देखने लगती है। उसे याद आता है वो दिन जब शिवम पैदा हुआ था। उसके सर पर बाप का साया तक नहीं था। शुक्रिया डॉक्टर। तुम्हारे साथ कोई नहीं है क्या यहाँ पर? नहीं डॉक्टर साहिबा, मेरे साथ कोई नहीं है। कुछ दिन पहले ही मेरे पति का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया और मेरे जेठ जेठानी ने मुझे घर से निकाल दिया है। ओह, सुनकर बहुत दुख हुआ। और कोई रिश्तेदार? नहीं डॉक्टर साहब, मेरा कोई नहीं है। जो कुछ भी है अब बस यही मेरा बेटा है। डॉक्टर को कांता के ऊपर बड़ा रहम आता है। शाम को डॉक्टर कांता से आकर बोलती है, मैं तुम्हें अस्पताल से छुट्टी दे रही हूँ। तुम्हारा तो कोई नहीं है, फिर तुम कहाँ जाओगी? बहुत बड़ी दुनिया है डॉक्टर साहिबा, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। इस नवजात बच्चे को लेकर तुम कहाँ धक्के खाती रहोगी? मैं सीनियर डॉक्टर से बात करके तुम्हें यही काम दिलवा देती हूँ। तुम हॉस्पिटल की कैंटीन में खाना बनवाने में मदद करवा सकती हो।
ये तो आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। डॉक्टर कांता की बात स्टाफ में करवा देती है। उसके बाद कांता अपने बेटे को लेकर एक छोटी सी झुग्गी बस्ती में जाती है और अपने गले की चेन बेचकर वो झोपड़ी का किराया और अपने बच्चे के लिए सामान लेती है। ये इकलौती चेन उसके पिताजी की दी हुई आखिरी निशानी थी। कांता अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल के कैंटीन में खाना बनवाने और सफाई के काम करवाती। जब शिवम भूख से बिलबिला रहा होता तो वो भागकर उसके पास आती और दूध पिलाकर वापस काम में लग जाती। देखते ही देखते 2 साल हो गए। एक दिन शिवम बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था और कांता घर के कामों में लगी हुई थी। तभी अचानक कहीं से गुस्साया हुआ सांड आता है और बाहर शोर शराबा मच जाता है। छोटा शिवम वहीं खड़ा हुआ उस सांड को देख रहा होता है। शोर सुनकर कांता बाहर आती है तो वो देखती है कि सांड शिवम की तरफ ही आ रहा है। कांता भागकर शिवम को हटाती है। इतने में ही सांड कांता को टक्कर मार देता है और उसके एक हाथ पर अपना पैर रखकर खड़ा हो जाता है। बस्ती के कुछ लोग उस सांड के ऊपर पानी डालकर उसे भगाते हैं और घायल कांता को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। इनके साथ ये बहुत बुरा हादसा हुआ है। अब ये हाथ इनका काम नहीं कर पाएगा। ये सुनकर कांता तेज तेज रोने लगती है। अब उसे अपना भविष्य बिल्कुल अंधकार में लग रहा था। कुछ दिन बस्ती वाले उसका बड़ा साथ देते हैं, पर आखिर में करना तो खुद ही पड़ता है। कांता हॉस्पिटल अपने काम पर जाती है तो कांता, जब मुझे पता चला कि तेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, मुझे बड़ा दुख हुआ। पर बहन, तू तो जानती है कि यहाँ पर काम फटाफट करना होता है। अब मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी तेजी से काम कर पाओगी। ऐसा मत कहो भैया। अगर मुझे काम नहीं मिलेगा तो मैं अपने बेटे को कैसे पालूंगी? मैं कुछ नहीं कर सकता कांता। मुझे तो काम पर तेज तर्रार लोग ही चाहिए। बस इतना कर सकता हूँ कि जितने भी तेरे पैसे आज तक बने हैं, इसके अलावा मैं तेरी थोड़ी और मदद कर सकता हूँ बस। कांता पैसे लेकर घर आ जाती है तो देखती है कि शिवम तेज बुखार में लेटा हुआ है। जिसके पास वो शिवम को छोड़कर गई थी वो बूढ़ी काकी बोलती है, पता नहीं खेलते खेलते अचानक शिवम बेहोश होकर गिर गया और इसे तेज बुखार हो गया है। मेरे बेटे को तो बहुत तेज बुखार है, अभी उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। वो शिवम को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर दवाई देकर शिवम को भेज देता है। घर आकर कांता के सामने जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है वो होती है कि अब उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। तब वो सब्जी बेचने का फैसला करती है और मिले हुए पैसों से एक रेहड़ी खरीदती है और उसमें सब्जियां डालकर शिवम को उसी रेहड़ी पर बिठाकर वो दूर दूर मोहल्लों में सब्जी बेचने निकल जाती। एक हाथ से रेहड़ी को धकेलना और सब्जी बेचना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन कांता पर अपने बेटे को अच्छी परवरिश देने का जुनून सवार था। वक्त बीतता है और शिवम 10वीं क्लास में आ जाता है। वो पढ़ाई में बहुत ही होनहार विद्यार्थी बनता है। स्कूल की तरफ से उसे स्कॉलरशिप मिलती है। पर जो एक बात अब शिवम के अंदर आ जाती है, वो अपने दोस्तों को अपनी माँ से मिलवाने में शर्म महसूस करता। यार, तेरी मम्मी आलू मटर बहुत ही टेस्टी बनाती है। किसी दिन मुझे अपने घर बुलाना, मैं गरम गरम आंटी के हाथों से खाना चाहता हूँ। अरे यार, तू जब भी खाना हो मुझे बता देना, मैं तेरे लिए बनवा कर ले आऊंगा। क्यों भाई, मैं तेरे घर आकर खाना नहीं खा सकता क्या? अरे यार, बस ऐसी ही। शिवम को अपने दोस्तों के सामने बड़ी शर्म लगती थी कि उसकी माँ का एक हाथ खराब था। एक दिन कांता एक मोहल्ले में सब्जी बेचने जाती है। वो अधिकतर इसी मोहल्ले में सब्जी बेचने आती थी। एक बड़े से घर से एक औरत बाहर निकलती है। आलू मटर बैंगन और टमाटर कैसे दिया? अभी वो रेट पूछ रही थी कि सामने से आता हुआ उसका बेटा अपनी माँ को देखकर रुक गया। वो लड़का शिवम के स्कूल की ड्रेस में था, जिसे देखकर कांता मुस्कुराने लगती है। अरे, आप तो मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती हो। फिर रोज क्यों नहीं मुस्कुराती? मैं कितने समय से आपसे सब्जी ले रही हूँ, आज मैंने पहली बार आपको इस तरह मुस्कुराते हुए देखा। बस ऐसे ही आपके बेटे को देखकर मुझे अपने बेटे की याद आ गई। मेरा बेटा भी इसी स्कूल में पढ़ता है। अच्छा आंटी, आपके बेटे का नाम क्या है और कौन सी क्लास में पढ़ता है? उसका नाम शिवम है और वो पढ़ाई में बहुत होशियार है। इस साल 11वीं में आ गया है। लड़का हैरान होकर बोलता है। अरे आंटी, वो तो मेरा दोस्त है। अच्छा, तो आप शिवम की मम्मी हैं। आप आलू मटर की सब्जी बहुत अच्छी बनाती हैं। हाँ बेटा, मैं ही शिवम की माँ हूँ और धन्यवाद तुम्हारा जो तुम्हें मेरे हाथ की बनी हुई सब्जी अच्छी लगी।
अरे आपके खाने की तारीफ तो मेरा बेटा बहुत करता है, और इस हालत में भी आप इतनी मेहनत करती हो, ये देखकर तो मुझे आपके ऊपर गर्व हो रहा है। आंटी, फिर मैं किसी दिन आपके घर खाना खाने जरूर आऊंगा। हाँ हाँ बेटा, कभी भी जब आपका दिल करे तब आप आ जाना। औरत फिर कांता से बातें करने लगती है और उसकी तारीफ भी। कांता के बारे में जानकर उसे बड़ा दुख भी होता है। अगले दिन स्कूल में। कल मैं तुम्हारी मम्मी से मिला शिवम, बहुत अच्छी है आंटी। सच में उनसे मिलकर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मजाक क्यों कर रहा है? मेरी मम्मी से तू कहाँ मिला? अरे कल तुम्हारी मम्मी हमारे मोहल्ले में सब्जी बेचने आई थी, और मेरी मम्मी को वो इतनी अच्छी तरह जानती है, बस मुझे स्कूल ड्रेस में देखकर तुम्हारे बारे में बात करने लगी। तभी मुझे पता चला कि वो तुम्हारी माँ है। अरे वो ऐसा है कि मेरी मम्मी। शिवम, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्या तुम्हें आंटी को अपनी माँ कहते भी शर्म आ रही है? अरे तुम्हें तो उनके ऊपर गर्व होना चाहिए, वो कितनी मेहनत करती है तुम्हें इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए। ये सुनकर शिवम अपने घर चला जाता है और गुस्से में अपनी माँ से बोलता है, क्या जरूरत थी आपको मेरे स्कूल की ड्रेस देखकर उस लड़के को ये बोलने की कि आप मेरी माँ हो? कभी आओ मेरे स्कूल और देखो सबके माँ बाप कितने अच्छे दिखते हैं। अरे बेटा, मैं तो बस उस लड़के को देखकर मुस्कुराई थी, क्या उसने कुछ कहा है? आपको नहीं पता है आज मुझे कितनी शर्म महसूस हो रही है। एक तो आप सब्जी बेचती हो और ऊपर से अच्छी भी नहीं दिखती, और आप हर वक्त इस हाथों पर आटा लगाए रखती हो। ये आज तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? वो लड़का और उसकी माँ तो मेरे से बहुत अच्छे से मिले थे, और उस लड़के ने तो मुझे बोला भी था कि वो खाना खाने घर आएगा। बस करो, आज मेरी बहुत बेइज्जती हो गई है। आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती। मुझे बड़ी शर्म आती है आपको सबसे मिलवाते हुए। ये सुनकर कांता रोने लगती है। वहीं से गुजर रहे उसके मकान मालिक ने कांता और शिवम की सारी बातें सुन ली थी। तब वो गुस्से में अंदर जाता है और ले, और बचा ले अपने बेटे की जान। इस बेटे को बचाया तूने, जो आज तेरे अपाहिज होने पर शर्म महसूस कर रहा है। क्या तूने आज तक कभी नहीं बताया कि तू अपाहिज कैसे हुई? अरे अरे भाई साहब, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बेटा है, दो बातें कह दी तो कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं? आप तो इसके लिए मारी मारी फिरती हो, एक हाथ से सारा काम करती हो, और इसको शर्म महसूस हो रही है। ये जो तू आज अपने हाथ पैरों पर खड़ा हुआ है और अपने मुंह से चार बातें अपनी माँ को सुना रहा है, तो सुन, अगर उस दिन तेरी माँ ने सांड से तुझे नहीं बचाया होता तो तू आज यहाँ खड़ा नहीं होता। फिर वो सारी बात शिवम को बताता है और शिवम को बड़ी शर्म आती है और वो अपनी माँ के पैर पकड़ लेता है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से ही आप अपाहिज हुई हो। मर जाने दिया होता, कम से कम आज आप मेरे मुंह से ऐसी ऐसी बातें तो नहीं सुन रही होती। क्यों मर जाने देती? मेरे पास क्या दो चार बच्चे हैं? एक तू ही तो है, और तेरे लिए हाथ तो क्या बेटा, मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। वो दिन उसके बाद फिर कभी शिवम अपनी माँ को लेकर शर्मिंदगी महसूस नहीं करता, बल्कि लोगों को बताता कि उसकी माँ उसके लिए कितनी मेहनत करती है और कैसे उसकी माँ ने उसकी जान बचाने के लिए अपना एक हाथ गंवा दिया था। ये सोचते सोचते कांता घड़ी की तरफ देखती है। 4 बज जाते हैं। वो चाय बनाकर शिवम को उठाती है। अरे माँ, तूने क्यों तकलीफ करी? मैं खुद बना लेता चाय। चल अब बना ही दी है तो दोनों बैठकर आराम से पीते हैं। फिर दोनों माँ बेटा बैठकर बातें करने लगते हैं। मोहन और शीला ने अपनी बेटी तमन्ना की शादी धूमधाम से रवि के साथ की। रवि एक अच्छा खासा बिजनेसमैन था, जबकि मोहन एक गरीब मजदूर। लेकिन रवि और उसकी माँ को एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो घर को अच्छे से संभाल सके, इसीलिए रिश्ता तय हो गया और तमन्ना और रवि की शादी हो गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तभी कुछ टाइम बाद रवि को अपने बिजनेस में कुछ घाटा हो जाता है। वो इधर उधर अपने दोस्तों रिश्तेदारों से पैसे मांगने के लिए जाता है, लेकिन सभी मना कर देते हैं। तभी एक दिन रवि को ख्याल आता है कि क्यों ना वो अपने ससुराल से पैसे मांग ले, और यही सोचकर वो एक दिन मोहन और शीला से मिलने घर जाता है। बाबा, बस कोई 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख? बेटा, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हम गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? दामाद जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बस मुझे 2 दिन का समय दो, मैं 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लूंगा। ठीक है बाबा, जब पैसों का इंतजाम हो जाए तो मुझे बता देना। रवि के चले जाने के बाद शीला मोहन से कहती है, क्यों कहा दामाद जी से झूठ? भला हम 5 लाख कहाँ से लेकर आएंगे?
देखा नहीं तुमने दामाद जी कितने परेशान थे। शीला, तुम क्यों भूल जाती हो कि हमारी बेटी इतने बड़े घर में ब्याही गई है। अगर कहीं ऐसा हो कि बिजनेस में और ज्यादा लॉस हो जाए तो वो बिटिया को घर ही ना छोड़ दे। पर 2 दिन में पैसों का इंतजाम तुम कैसे करोगे भला? हमारे पास तो इस घर के सिवा और कुछ भी नहीं है। सोच रहा हूँ घर को बेच देता हूँ। घर? हाँ, घर बेच दोगे तो हम कहाँ रहेंगे? हम देख लेंगे शीला, लेकिन बेटी का घर बसा रहना चाहिए। फिर दामाद जी ने कहा तो है कि 6 महीने में पैसे दे देंगे। मोहन गांव के ही एक अमीर आदमी को अपना घर 5 लाख में बेच देता है और सारा पैसा वो रवि को दे देता है। रवि वो पैसा लेकर अपने बिजनेस को फिर से खड़ा कर लेता है और उसका काम भी बहुत अच्छा चल पड़ता है। काफी दिन हो गए तमन्ना, हम तुम्हारे घर नहीं गए। चलो इस संडे हम घर चलते हैं। नहीं नहीं रवि, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत गर्मी है और मेरे मायके में तो पंखा भी बहुत धीरे चलता है। कैसी बातें कर रही हो? वो तुम्हारे माता पिता हैं, तुम बचपन से वैसे ही माहौल में पली बड़ी हो। तब की बात और थी, लेकिन अब मैं अपने मायके नहीं जाना चाहती। मुझे यही अच्छा लगता है। कैसी लड़की हो तुम? तुम्हें अपने माँ बाप की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तभी रवि तमन्ना से इस बारे में बात कर ही रहा था कि तभी फोन आ जाता है और पता चलता है कि तमन्ना के पिताजी गुजर गए हैं। तब तमन्ना रवि के साथ अपने घर जाती है। ये सब कैसे हो गया माताजी? पता नहीं, अच्छे भले बैठे हुए थे, अचानक से सीने में दर्द हुआ और गुजर गए। क्रियाकर्म पूरा करने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रवि भी तमन्ना के साथ वापस आ जाता है। कल सुबह मेरी बहुत जरूरी मीटिंग थी, इसलिए मैं चला आया। लेकिन तुम्हें वही अपनी माँ के पास रुकना चाहिए था तमन्ना। ना बाबा ना, मुझे तो डर लग रहा था। किस बात का डर लग रहा था? तुम्हें अपनी माँ के साथ होना चाहिए था। पता नहीं माताजी क्या सोच रही होंगी। अरे तुम मेरी माँ को नहीं जानते। वो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सोच रही होंगी, बल्कि वो तो खुश होंगी कि उनकी बेटी इतने बड़े घर में खुश है। मैं परसों ही माताजी से मिलने के लिए जाऊंगा। आगे का जो भी कुछ करना होगा वो मैं खुद देख लूंगा, और फिर मुझे उनसे कुछ काम भी है। रवि मन ही मन सोचता है कि वो 5 लाख जो उसने लिए थे वो परसों वापस कर देगा, और उधर गांव में शीला बिल्कुल अकेली पड़ गई। मोहन ने घर बेचने के बाद 6 महीने की मोहलत मांगी थी कि रवि पैसे दे देगा तो वो घर वापस ले लेगा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं पाया और मोहन गुजर गया और शीला के सर पर छत भी नहीं थी। जिसने घर खरीदा था उसने शीला को घर से निकाल दिया। 2 दिन बाद जब रवि वहां पहुंचा। क्या आप बता सकते हैं कि शीला जी कहाँ पर हैं? अरे तुम तो उसकी बेटी के पति हो, क्या बताऊं दामाद जी। बेचारी के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पति चला गया, घर बेचकर किसी को 5 लाख दिए थे, 6 महीने की मोहलत मांगी थी, वो भी पूरी हो गई। लेकिन जिसने मकान खरीदा उसने शीला को निकाल दिया। हमने बहुत रोका, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चली गई। अब तो भगवान ही उसे देखे। ये सुनकर रवि को बहुत दुख होता है और वो मन ही मन अपने आप को बहुत कोसता है कि जब उसके पास पैसे थे तो वो पहले ही देने क्यों नहीं आया। वो इधर उधर अपनी सास के बारे में पता करता है, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि शीला कहाँ चली गई। घर जाकर, तमन्ना, आज मैं तुम्हारे घर गया था, मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ वहां नहीं रहती। अरे ऐसे कैसे नहीं रहती माँ? माँ के पास तो कोई और ठिकाना ही नहीं है, और वो तो हमारा अपना घर था, माना कि छोटा है। नहीं तमन्ना, अब वो घर भी तुम्हारा नहीं रहा। तुम्हारे पिताजी ने 5 लाख रुपए में उसे बेच दिया है। क्या कह रहे हो? 5 लाख? माँ बाबा ने 5 लाख का क्या किया होगा? मेरी शादी में तो उन्होंने थोड़ा सा ही पैसा लगाया था। तुम ही सोचकर बताओ, आखिर उन्होंने 5 लाख का क्या किया होगा? तुम्हें रुपयों की पड़ी है और मुझे चिंता हो रही है कि आखिर तुम्हारी माँ कहाँ चली गई। चलो तमन्ना, हम तुम्हारी माँ को ढूंढते हैं। अरे हम कहाँ ढूंढ लेंगे? तुम पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करा दो, और फिर ये तो तुम्हारा काम है कि तुम ढूंढो। तभी वहां पर तमन्ना की सास आ जाती है। मैंने तुम्हारी बात सुन ली है बेटा। पता नहीं इस लड़की को तो अपने माता पिता से बिल्कुल भी मोह नहीं है। पिता के गुजरने के बाद भी वो अपनी माँ के साथ नहीं रुकी। रुक जाती तो हमें पता चल जाता कि क्या चल रहा है। अब इतनी बड़ी जगह में उन्हें कहाँ ढूंढे? रवि बहुत परेशान हो जाता है। वो 2-3 बारी शीला को देखने के लिए उसके घर पर जाता है, लेकिन वहां पर अब काम चल रहा था। इधर उधर आते जाते वो हमेशा सड़कों पर शीला को खोजता रहता, और तमन्ना को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था।
वो तो मजे से पूरा दिन घर में आराम से लेटी रहती, खाती रहती, टीवी देखती रहती। उसे अपनी यह अमीरी बहुत पसंद आ रही थी, क्योंकि बचपन से ही उसने बहुत गरीबी देखी थी और वो हमेशा से चाहती थी कि वो अमीर घर में ब्याही जाए। देखते ही देखते 2 महीने निकल जाते हैं। शीला का कहीं पता नहीं था। रवि उसे हर जगह देख चुका था और उधर शीला दाने दाने को मोहताज हो गई थी। वो जहाँ कहीं भी खाना बट रहा होता उस लाइन में लग जाती, मंदिर के बाहर बैठ जाती या फिर सड़क किनारे बैठ जाती। जो कोई पैसे देकर चला जाता उसी से कुछ खरीद कर खा लेती। एक दिन एक औरत, अरे मैया, इतनी गर्मी में भरी दोपहरी में यहाँ क्यों बैठी हो? क्या तेरे को देखने वाला कोई भी नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, मेरी बेटी है। बहुत बड़े घर में ब्याह था मैंने उसे। तो फिर अपनी बेटी के घर क्यों नहीं चली जाती? ना बाबा ना, बेटी के ससुराल में जाकर क्यों रहूं? लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? वो औरत शीला के हाथ में 10 रुपए रखकर वहां से चली जाती है। शीला मन ही मन सोचती है, तमन्ना कितनी बदली बदली सी लग रही थी जब उसके बाबा गुजरे। मैंने तो सोचा था कि वो माँ को गले लगाएगी और मेरे पास कुछ दिन रुकेगी, लेकिन वो तो मुझसे ऐसे दूर हो गई जैसे कि मुझ में कांटे लगे हैं। मैं तो तभी समझ गई थी कि मेरी बेटी अमीर घर में जाकर बदल गई है। अब उसके घर जाकर रहूं? ना बाबा ना, इससे ज्यादा बेइज्जती की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। सोचते सोचते शीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उधर तमन्ना के घर पर। मैंने तुम्हारी माँ के लिए पुलिस में कंप्लेन कर दी है, लेकिन पुलिस वालों ने कहा है कि काफी समय हो गया है, पता नहीं वो मिलेंगे भी या नहीं। तुम तो बड़े अजीब आदमी हो। जब मुझे कोई फिक्र नहीं है तो तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? कहीं न कहीं तो रही होंगी ना। सच बताओ तमन्ना, तुम अपने माँ बाप की सगी औलाद तो थी ना। मैंने आज तक किसी औलाद को इतना कठोर दिल नहीं देखा। तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि तुम्हारी गरीब माँ दर दर की ठोकरें खा रही होगी। पर तमन्ना को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टेबल पर रखे हुए सेब को उठाकर खाने लगती है और रवि गुस्से में वहां से चला जाता है। काफी समय और बीत जाता है। एक दिन रवि किसी काम से दूसरे शहर के लिए जा रहा था कि तभी वो ट्रैफिक जाम में फंस जाता है और उसकी नजर सड़क किनारे लग रहे एक भंडारे पर चली जाती है। वहां लंबी लाइन लगी हुई थी। तभी उसकी नजर शीला पर पड़ती है। वो फटे हाल लाइन में खड़ी हुई अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रही थी। ये देखकर रवि हड़बड़ा जाता है और जाम से अपनी गाड़ी को किसी तरह साइड में लगाकर वो भागकर शीला के पास जाता है। माताजी आप यहाँ हो, और मैंने आपको न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा। अब चलिए मेरे साथ। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ जाते हुए अच्छी नहीं लगूंगी। वो मेरी बेटी का ससुराल है। माताजी मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। अभी चलकर मेरे साथ गाड़ी में बैठिए। रवि लगभग शीला का हाथ खींचता हुआ उसे गाड़ी में लाकर बिठा देता है और घर की तरफ चल देता है। अपनी माँ को भिखारी के रूप में देखकर तमन्ना हैरान हो जाती है। ये तुमने क्या हाल बना रखी है माँ? मेरी ससुराल में आने से पहले हुलिया तो ठीक कर लिया होता। चुप रहो तमन्ना, तुम्हें अपनी माँ की हालत नहीं दिख रही। अभी भी तुम्हें अपने अमीर होने का घमंड हो रहा है। जिस शान और शौकत के तुम मजे ले रही हो, मत भूलो ये सब तुम्हारी गरीब माँ की वजह से ही है। ये तुम क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ। वो तो तुम्हारे पिताजी ने मुझे तुम्हारी कसम दी कि कभी तुम्हें पता ना चले कि 5 लाख रुपए उन्होंने अपना घर बेचकर मुझे बिजनेस के लिए दिए थे। मुझे पैसे देने में थोड़ी देर हो गई, तब तक वो गुजर गए और उस मकान मालिक ने माँ को निकाल दिया। लेकिन आज जो तुम खाती पीती हो, जिन चीजों पर तुम इतराती हो, वो सब तुम्हारे गरीब माँ की बदौलत है। नहीं नहीं बेटा, जो कुछ भी हमारा था वो सब तमन्ना का ही तो था। तमन्ना को जब हकीकत पता चलती है तो वो अपनी माँ के पैर पकड़ लेती है, रो रो कर माफी मांगती है। शीला तमन्ना को माफ कर देती है। रवि शीला को उसके बाद अपने साथ ही रखता है। अब तमन्ना और रवि और शीला रवि की माँ का ख्याल रखते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं।